देखो तुम्हारा कितना टाइम ज़ाया हुआ है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अब तुम इन 55 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करोगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फोकस के साथ पढ़ो, पूरा वीडियो देखो, कवर हो जाएगा सारा। वीडियो 6 से लेकर 12 तक सबके लिए फिट बैठता है और नोट्स की टेंशन ना लो, वीडियो के एंड पे इसका भी सुनो। किंग बाबर आजम, किंग कोहली, तो क्या एक बड़े ही छोटे से टॉपिक पर रिलेटिव क्लॉज, लेकिन अगर है मॉडल्स पर, अरे यार ये मॉडल्स नहीं, तो मेसी को एक गोल करना है तो क्या वो अकेले कर पाएगा? नहीं, जब तक उसको अनहल डी मारिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ताबिन रियाज एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। आज हमारी लास्ट मिनट सीरीज का मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करो जो सबके लिए फिट बैठे, तो मैं सोचने लगा यार ऐसा क्या क्रिएट किया जाए जो सबके लिए फिट बैठे। तो मेरे दिमाग में आया इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को कवर करते हैं क्योंकि इससे खुद का भी रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए भी ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा जो आपका फायदा करे एग्जाम्स में भी और आपकी नॉलेज में भी कुछ इजाफा करे। तो ये वीडियो 6 से लेकर 12 तक सबके लिए फिट बैठता है और नोट्स की टेंशन ना लो, वीडियो के एंड पे इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इंग्लिश ग्रामर मास्टर करने के लिए हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट डू डिफरेंट जॉब्स इन सेंटेंसेस। ये कुछ कैटेगरीज होती है वर्ड्स की जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है सेंटेंसेस में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सबसे पहले हम आते हैं नाउन पे। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। इट्स सिंपली द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एन एनिमल। एग्जांपल्स इंक्लूड डार्विन, यूट्यूब एटसेट्रा। यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, वो वर्ड जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ताबिन इज माय फ्रेंड, ही इज अ मैन। इस सेंटेंस में ही एक प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जांपल, ही इज पुअर, ही इज रिच, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। इन सेंटेंसेस में पुअर, रिच या इंटेलिजेंट एडजेक्टिव्स है। अब आते हैं वर्ब पर। इट्स द सोल ऑफ अ सेंटेंस, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को शो करता है। बट थैंक्स टू माय टीचर, माय मेंटर मिस्टर अली सर, उन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया था। शायद आपको भी पता हो, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के साथ साथ पॉसेसिवनेस, फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाता है। कंफ्यूज नहीं, एग्जांपल देता हूं। शी इज अ टीचर, यहां पे वर्ब क्या है? इज, क्योंकि इज दिखाता है यहां पे स्टेट ऑफ बीइंग। शी हैज अ पेन, यहां पे वर्ब है हैज, और हैज क्या दिखाता है? बिलोंगिंगनेस, यानी कि ये पॉसेसिवनेस दिखाता है यहां पे। एडवर्ब, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जांपल, ही स्पीक जेंटली, ही इज वेरी जेंटल। वो बोलता है लेकिन कैसे बोलता है? जेंटली। तो यहाँ पे बोलना वर्ब है, उसको मॉडिफाई किसने किया? जेंटली ने। तो जेंटली यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब है, और वेरी भी वहां पे एडवर्ब है। अब आते हैं प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ। वो वर्ड यानी कि प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल, आई डोंट एग्री विद यू, यहाँ पे विद जो दिखाता है, विद यहाँ पे एक प्रपोजिशन है। कंजंक्शन, कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को मिलाता है। फॉर एग्जांपल, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में बट कंजंक्शन है। अब आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन ये वो वर्ड होता है जो खुशी, गम या हैरानगी को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अलास शी इज नो मोर, यहाँ पे अलास यानी कि अफसोस, ये एक इंटरजेक्शन है। तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना इजी। तो आते हैं अब आर्टिकल्स पर, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सेंटेंस है, इसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढो और कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो को पहले पॉज करो। अब आते हैं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल वो वर्ड होता है जो किसी दूसरे वर्ड से पहले यूज होता है ये दिखाने के लिए कि क्या वो वर्ड स्पेसिफिक है या जनरल। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल देता हूं। शी इज डैश गर्ल, शी इज डैश गर्ल। इस सेंटेंस में गर्ल से पहले आर्टिकल आएगा, डेफिनेट सी बात है। और वो ये दिखाएगा कि वर्ड यानी कि गर्ल जो वर्ड है ये स्पेसिफिक है या जनरल। यानी कि आर्टिकल वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में दिखाता है कि कोई वर्ड स्पेसिफिक है या जनरल। जैसे कि शी इज डैश गर्ल, हमें अब पता चलेगा कि जो ये गर्ल है ये क्या स्पेसिफिक है या ये जनरल है। सिंपल। आर्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम द पढ़ते हैं और इनडेफिनेट में आ और एन। आ का इस्तेमाल देखते हैं। आ का इस्तेमाल तब होता है जब किसी वर्ड की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। जब किसी वर्ड की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो हम आ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज डैश कैट, कैट को प्रोनाउंस करो और लिखो। कैट हम लिखेंगे के ए टी, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ के ए टी। तो के यानी कि यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड या यहाँ पे ये वॉवल रहा है या कॉन्सोनेंट? ऑब्वियसली बात है कॉन्सोनेंट। तो हम देयर इज डैश कैट, अब क्या आएगा? देयर इज अ कैट, क्योंकि स्टार्टिंग किसे हुई है? एक कॉन्सोनेंट साउंड से। एक और एग्जांपल, ही इज डैश बॉय, क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है आ आएगा। और क्यों आएगा? खुद सोचो, मैंने बता दिया अभी। एक और एग्जांपल देते हैं, शी इज डैश यूरोपियन लेडी। अरे ताबिन भाई, इसमें तो डेफिनेटली एन आएगा। अच्छा, क्यों आएगा? क्योंकि यूरोपियन की स्टार्टिंग तो ई से होती है ना, और ई तो एक वॉवल है। लॉजिक तो सही है, लेकिन समझते हैं इसको थोड़ा डीपली। यूरोपियन को प्रोनाउंस करो वाई ओ ओ, बस इतना, स्टॉप। तो देखा कि प्रोनाउंस करते टाइम एक वॉवल पहले आता है कॉन्सोनेंट, और वैसी बात है एक कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम यूरोपियन लेडी से पहले क्या लगाएंगे? आ। क्या लगाएंगे? आ या ए, जो प्रोनाउंस करना है तुमको। यानी कि यूरोपियन लेडी से हम ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब इसको हमने
लिखा, जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो ये जैसे यू साउंड हो रहा था, और यू जब तुम लिखते हो वो होता है वाई ओ ओ या वाई ओ यू, ऐसे होता है ना। तो स्टार्टिंग कैसे हुई, एक कॉन्सोनेंट से, इसीलिए हम यूरोपियन से पहले क्या यूज करेंगे, आ। तो यूरोपियन से हम पहले यूज क्या करेंगे, आ। अब आते हैं एन पे। एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी वर्ड की बिगनिंग वोवेल साउंड से होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज डैश एप्पल, ऑब्वियसली बात है एन एप्पल। और एक एग्जाम्पल, इट इज डैश आउल, क्या आएगा, इट इज एन आउल। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, हिज फादर इज डैश एमएलए, एमएलए को फिर से प्रोनाउंस करो, EMELA। तो स्टार्टिंग किसे हुई, स्टार्टिंग एक वॉवल से हुई, तो आएगा एन एमएलए, एमएलए को साउंड करो MEM, इसीलिए। तो आते हैं द के यूजेस पर। द का पहला यूज, जब भी कोई वर्ड हमें पर्टिकुलर बनाना हो, जब भी कोई वर्ड हमें पर्टिकुलराइज करना हो, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। समझाता हूं, ही इज डैश मैन हु बीट मी। मैन, मैन तो कॉमन है ताबिन भाई, यहां पे द कैसे आएगा। देखो यहां पे मैन तो लिखा है, पर ये किसी स्पेसिफिक, किसी खास आदमी की बात हो रही है, तो यहां पे इसीलिए मैन से पहले द आएगा। द का दूसरा यूज, द का दूसरा यूज, जब भी कहीं पर रिवर का नाम होगा तो हम उससे पहले द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, एटसेट्रा। द का तीसरा यूज, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंजेस से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द एंड्स, द एल्प्स। द का फोर्थ यूज, ओशंस, कैनाल, सी, गल्फ या स्ट्रेट, इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द स्विस कैनाल, द अरेबियन गल्फ, द पार्क स्ट्रेट या द पर्शियन गल्फ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द का फिफ्थ यूज, नेशनलिटी से पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द अफ्रीकन, द पाकिस्तानीज, इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द का सिक्स्थ यूज, कुछ यूनिक थिंग्स के नेम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द सन। द का सेवंथ यूज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट, द यंगेस्ट, द नोबलेस्ट। द का एट्थ यूज, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होगा तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। द का नाइन्थ इस्तेमाल, जब एक एडजेक्टिव नाउन बन जाता है तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर। रिच और पुअर यूजुअली एडजेक्टिव्स है, लेकिन यहाँ पे नाउन बन गए हैं। इसको उर्दू या हिंदी में आप ट्रांसलेट करो, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे अमीर गरीबी क्या है, ये नाउन है, इसलिए हम इससे पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि द जनरली कहां पे यूज नहीं होता। किसी टाउन, सिटी या विलेज के नेम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी कंट्री के नेम से पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन में एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक्सेप्शन ये होती है कि अगर किसी कंट्री का नेम प्लूरल में होगा, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, फिलीपींस सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल नेम है, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इससे पहले कंट्री से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्या लगता है इससे पहले द आएगा या जीरो आर्टिकल आएगा? इससे पहले भी द आएगा, क्योंकि एमिरेट्स ये प्लूरल है। अगर कंट्री का नाम सिंगुलर हो तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर प्लूरल हो तो द आएगा। तीसरा पॉइंट जहां पे हम द का इस्तेमाल नहीं करते, लैंग्वेज के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। चौथा पॉइंट, कंटिनेंट के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। पांचवा पॉइंट, किसी सिंगल आइलैंड के नेम से पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वी एक्सप्लोर्ड तस्मानिया ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो सिंगल आइलैंड के साथ भी जीरो आर्टिकल ही आएगा। किसी लेक के नेम से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता। किसी केप के नेम से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता। किसी सिंगल माउंटेन के नेम से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाँ माउंटेन रेंज के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। किसी सिंगल माउंटेन के नेम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। नाइन्थ पॉइंट, किसी एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन से पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो था जनरली हम द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अब देखेंगे जहां पे वो कंडीशन जहां पे बिल्कुल भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। पहला पॉइंट, किसी टाइटल के नेम से पहले भी हम द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किंग बाबर आजम, किंग कोहली, तो क्या लगेगा, द किंग बाबर आजम आएगा, द किंग कोहली आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, सिंपली किंग बाबर आजम या किंग कोहली आएगा। जो अब आपका फेवरेट है कमेंट में लिखो। दूसरा पॉइंट जहां पे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो ये है कि जब एक नाउन को वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाए तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, यानी कि इंसान को मरना है। क्या ये सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है? ऑब्वियसली नॉट, ये हर किसी की बात हो रही है, ये सारे ह्यूमंस की बात हो रही है। तो सिंपल मैन ने सब ह्यूमंस को डिनोट किया यहाँ पे, तो तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते जब एक नाउन वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाए। एक और पॉइंट, जब भी कोई मटेरियल नाउन होगा तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, यहाँ पे आयरन से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज में भी ऑब्जेक्ट से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल बाय हैंड, एट सी, तो ये था हमारा आर्टिकल्स। आई डोंट थिंक इससे बेटर अब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर आर्टिकल्स को वाइंड अप करने से पहले ये रहे कुछ क्वेश्चन। अभी के अभी इनको अटेम्प्ट करो, और अगर तुम्हारा स्कोर 3 से ऊपर है तो खुद को शाबाशी दो।
अब आता है मॉडल्स पर। अरे यार ये मॉडल्स नहीं, मॉडल समझने से पहले हम वर्ब को थोड़ा सा समझते हैं। वर्ब की डेफिनेशन मैंने बता दी तो मैं वो फिर से रिपीट नहीं कर रहा। वर्ब्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेन वर्ब जो कि मेन वर्ड्स होते हैं, यानी कि मेन एक्शन वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल अहमद प्लेज, राम ईट्स, सिमरन डांसेस, स्टीव स्लीप्स। इनमें प्लेज, ईट्स, डांसेस, स्लीप्स ये मेन वर्ब्स हैं। और दूसरा टाइप जो वर्ब्स का है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। ये वो वर्ब्स होती है जो मदद करती है मेन वर्ब्स को पूरी मीनिंग देने में। समझो मेसी को एक गोल करना है, तो क्या वो अकेले कर पाएगा? नहीं, जब तक उसको अनहेल डी मारिया या कोई और असिस्ट नहीं करेगा तब तक वो पूरा गोल स्कोर नहीं कर सकता। वैसे ही मेन वर्ब को मदद करती है ऑक्सिलरी वर्ब्स मीनिंग देने के लिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो कभी कभार मेन वर्ब का काम करती है। इनको समझो एक क्रिकेट टीम के सिनेरियो से। जब टीम में रोहित एब्सेंट होता है तो कैप्टेंसी या तो हार्दिक या बुमराह या केएल राहुल करता है। तो ये रोहित जो है ये यहाँ पे मेन वर्ब है, उसको असिस्ट कर रही थी अभी तक ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ये सारे बाकी प्लेयर्स। लेकिन जब अब रोहित एब्सेंट हो गया, यानी कि जब उसने रेस्ट लिया, तब बुमराह बन जाता है कैप्टन। यानी कि वो अभी तक वाइस कैप्टन था लेकिन अब वो बन जाता है कैप्टन। यही होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यानी कि ये कभी कभार मेन वर्ब का काम करती है। एग्जाम्पल, ताबिन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे मेन वर्ब क्या है? ऑब्वियसली प्लेइंग यहां पे मेन वर्ब है। लेकिन अब मुझे कहो कि मेन वर्ब क्या है? ताबिन इज अ मैन। क्या हुआ? मेन वर्ब नहीं दिख रही। इस टाइम जो इज है ये मेन वर्ब है, वो यहां पे मेन वर्ब का काम करती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल मेन वर्ब। अब इससे अच्छा कैसे समझाऊं यार? मॉडल्स, दूसरा टाइप ऑक्सिलरी वर्ब्स का है मॉडल्स। मॉडल्स वो खास किस्म की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो स्पीकर के मूड या टोन को शो करती है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द मूड और बिहेवियर ऑफ द स्पीकर। मॉडल्स को हम आईएनजी यानी कि इंग ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम प्ले को आईएनजी ऐड करके प्लेइंग बना सकते हैं, वैसे हम किसी मॉडल को आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में विलिंग आ रहा होगा, लेकिन विलिंग एक अलग वर्ड है, वो एक मॉडल नहीं होता उस टाइम पे, वो एक अलग वर्ड होता है। हमारे पास टोटल 12 मॉडल्स है। कैन, could, will, would, shall, should, may, might, ought, dare, must, need। ये सारी मॉडल्स कुछ रूल्स पर बेस्ड होती है, यानी कि इनका यूज किसी स्पेसिफिक जगह पर ही होता है। तो समझते हैं सबके यूजेस वन बाय वन। पहले हम स्टार्ट करते हैं विल और शैल का, यानी कि पहले हम इनके यूजेस समझते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन आ रही होगी। इन दोनों का यानी कि विल और शैल का यूज हम करेंगे फ्यूचर को शो करने में। लेकिन कंफ्यूजन कि शैल का यूज कहां पे और विल का यूज कहां पे? शैल यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ और विल यूज करेंगे थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश फिनिश माई वर्क क्विकली। फ्यूचर की बात हो रही है, डेफिनेटली यानी कि विल या शैल आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो शैल आएगा। यानी कि यहाँ पे आएगा आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली। अब दूसरे एग्जाम्पल पे नजर देते हैं। ही डैश फिनिशेस वर्क क्विकली। यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल। इनका दूसरा यूज तब आता है जब हमें कोई कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करनी होगी, और यहाँ पे विल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल आता है सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। समझो इस बात को, हम शैल और विल का यूज करते हैं अगेन एक डिटर्मिनेशन, थ्रेट या इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैंने अभी कही। लेकिन यहाँ पे विल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल आता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी डैश नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस की गई हुई है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया है, तो क्या आएगा? वी विल नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, यानी कि यहाँ पे वी का यूज आया। ही डैश नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर। यहाँ पे भी एक थ्रेट सा शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो आएगा शैल। ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर। देखो इनका यूज समझना है, बस कुछ रूल्स को याद रखे। इनका थर्ड यूज होता है जब स्पीकर को अपने इंटेंशंस को एक्सप्रेस करना होगा। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल से समझते हैं। और इसमें विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और शैल होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। एग्जांपल्स, आई डैश नॉट गो टू दिल्ली नाउ। सिंपली यहाँ पे स्पीकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है और फर्स्ट पर्सन है तो आएगा विल। दे डैश बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन। यहाँ पे दे यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो आएगा शैल, यानी कि दे शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन। कंफ्यूज हो गए? फिर से इनको देखो, रिवाइंड करो और आराम से इसको समझो। ये तो थी असर्टिव सेंटेंसेस की बात, लेकिन अब समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल कैसे यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल आई, विल वी और शैल यू कभी भी नहीं लिखा जाता। विल आई, विल वी और शैल यू कभी भी नहीं लिखा जाता इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर हमें लिखना होता है तो हम लिखते हैं शैल आई, शैल वी और विल यू। शैल आई, शैल वी, विल यू, यानी कि हम कभी भी नहीं कहेंगे विल आई। डैश वी रीच देयर इन टाइम, तो क्या लगता है क्या आएगा? विल वी या शैल वी? विल वी हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, तो आएगा शैल वी। शैल वी रीच देयर इन टाइम। डैश यू बी हियर नेक्स्ट ट्यूसडे, क्या लगता है क्या आएगा? विल यू या शैल यू? शैल यू हम कभी भी यूज नहीं करते, तो आएगा विल यू। विल यू बी हियर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे।
विल यू बी हियर नेक्स्ट ट्यूसडे। अब आते हैं वुड के यूज पे। वुड का पहला यूज यानी कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के टाइम पे हम वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, डैश यू क्लोज द विंडो, क्या आप विंडो क्लोज करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाई गई है तो आएगा वुड यू क्लोज द विंडो। वुड के दूसरे यूज पे आते हैं जब हमें किसी कंडीशन का कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा, यानी कि किसी भी कंडीशन का अंत हमें डिस्क्राइब करना होगा, यानी कि कंक्लूजन लिखना होगा, यानी कि जब हमें कोई चीज कंक्लूड करनी हो तब भी आएगा वुड। एग्जाम्पल, ही डैश पास इफ ही वर्कड हार्ड, ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। यहां पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर उसने सही से पढ़ा होता तो वो पास हो गया होता, यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो आएगा वर्ड। इमेजिनरी विश के टाइम पे भी वर्ड का यूज होता है। इमेजिनरी विश मतलब कोई ऐसी विश जो कि इंपॉसिबल लगे। डैश दैट आई वर अ बर्ड, यानी कि काश में एक परिंदा होता, यानी कि एक इंपॉसिबल विश है तो यहां पे भी हम वर्ड का यूज करेंगे, वुड दैट आई वर अ बर्ड। इसका एक और यूज है पास्ट ऑफ विल, यानी कि जो यूजेस हमने विल के पढ़े वो सारे वुड पे फिट बैठते हैं, यानी कि जो भी विल का यूज होगा वो वुड का भी यूज होगा। अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और वो विल के यूजेस को फुलफिल कर रहा हो तो उसमें वर्ड आएगा। समझाता हूं कैसे। आई टोल्ड हिम दैट आई डैश कम, यहां पे सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है और हमने पढ़ा था हम फ्यूचर में किसका यूज करेंगे, शैल। और यहां पे फर्स्ट पर्सन है तो आएगा आई विल, लेकिन सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो विल की जगह हम वर्ड का यूज करेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रहा तो फिर से देखो इस पार्ट को। अब आते हैं शुड के यूजेस पे। पहला यूज जो शुड का है वो है पास्ट ऑफ शैल, यानी कि जहां पे भी शैल आएगा और सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, यानी कि जहां पे भी शैल के यूजेस होंगे और सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो आएगा शुड। सेंटेंस बस पास्ट टेंस में होना चाहिए और वो शेल के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होना चाहिए तो आएगा शुड। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ही इंसिस्टेड दैट द पेपर्स डैश बी डिस्ट्रॉयड, थ्रेट या रिक्वेस्ट शो हुई है, यानी कि यहां पे शेल आएगा, लेकिन यहां पे सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आएगा शुड। ही इंसिस्टेड दैट द पेपर शुड बी डिस्ट्रॉयड। एडवाइस के टाइम पे भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हमें कोई नसीहत करनी हो तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, जब कहीं पे ड्यूटी मेंशन करनी होगी वहां पे भी शुड का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे द लॉज। कैन के यूजेस। पावर या एबिलिटी के टाइम पे हम कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश डांस वेल, यहां पे डांसिंग उसकी एक एबिलिटी है तो एबिलिटी के टाइम पे हम कैन का यूज करते हैं तो आएगा शी कैन डांस वेल। अगर इनफॉर्मल परमिशन लेनी होगी तब भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई बाइसिकल। कैन का यूज हम प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू अनइवन। अब आते हैं कुड के यूजेस पर। इसका पहला यूज है फॉर्मल परमिशन सीख करना, जैसे कि कुड आई यूज योर फोन, कुड आई बोरो योर बाइसिकल, यानी कि यहाँ पे बड़े अदब से परमिशन ली जाती है। रिक्वेस्ट के टाइम पे भी हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी भी होगी तब भी हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही कुड बी अनअवेयर नाउ, स्पीकर एक प्रोबेबिलिटी सी लगा रहा है तो इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। वेट अ सेकंड, क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि दो तीन मॉडल्स का सेम यूज कैसे? टेंशन नहीं लेना है, मॉडल्स का एक केस होता है। पेपर में कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन फुलफिल होगा किसी जगह, जैसे कि परमिशन, अगर सेंटेंस में परमिशन होगी तो डेफिनेटली कैन कुड में ये सब यूज होंगे, लेकिन आपको ये तीनों नहीं होंगे, तीन में से कोई एक होगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, पेपर में कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होगा। अब आते हैं मे के यूजेस पर। अगर आपको बड़े अदब से बड़े फॉर्मल अंदाज में परमिशन मांगनी है तो हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य सेड टू हिज टीचर कैन आई कम इन, क्या कैन आई कम इन आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि टीचर के सामने एक फॉर्मल प्लेस होती है, यानी कि अ टीचर इज अ फॉर्मल वन, तो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो हम टीचर से कहते हैं कि मे कम इन प्लीज। विश के टाइम पे भी हम, यानी कि जब कोई दुआ होगी उसके टाइम पे भी हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू एंड सो ऑन। अगर सेंटेंस में कोई पर्पस होगा तब भी हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी डैश लिव, यानी कि यहाँ पे एक पर्पस, जिंदा रहने की बात हो रही है। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, जो कि एक पर्पस है, तो ऐसे में हम यहाँ पे यूज करेंगे मे। वी ईट दैट वी में लिव। अब आते हैं माइट के यूज पर। माइट का एक अकेला यूज है, इसका अकेला यूज है मे का पास्ट, यानी कि अब मैंने समझा दिया, यानी कि जहां पे भी अगर कहीं पे मे होगा, मे के यूजेस फुलफिल होंगे, तो अगर सेंटेंस पास्ट में था तो हम माइट का यूज करेंगे। ही सेड दैट आई डैश गो, ही सेड दैट आई माइट गो। तो आते हैं अब मस्ट पे। जब कोई स्ट्रॉन्ग जरूरत यानी कि नेसेसिटी एक्सप्रेस करनी होगी तब भी हम मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, यानी कि यहां पे एक फोर्स सा आपके सामने एक्सप्रेस किया गया हुआ है। जब कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देनी हो, यानी कि मैं आपको कोई स्ट्रॉन्गली कोई चीज रिकमेंड करूं, तब भी हम मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, यू मस्ट ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन। अब डालते हैं नीड के यूजेस पे नजर। नीड भी जरूरत के टाइम पे यूज होता है, मतलब सेंटेंसेस में अगर कोई नीड होगी, लेकिन नीड उतना फोर्सफुल नहीं होता जितना मस्ट होता है। नीड भी जरूरत शो करता है, जरूरत के टाइम पे यूज होता है, और मस्ट भी होता है, लेकिन मस्ट ज्यादा फोर्सफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार नीड्स अ बैटरी। ऑट, जब हमें कोई एडवाइस देनी हो तब हम ऑट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू गेट मोर रेस्ट। डेयर का यूज हम करते हैं जब हमें कोई चैलेंज एक्सप्रेस करना होगा। आई डेयर यू टू जंप ओवर दैट फेंस।
तो ये थे हमारे मॉडल्स। कोई डाउट होगा तो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट राइट देम डाउन एंड उससे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, उन्हें सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं एक बड़े ही छोटे से टॉपिक पर, रिलेटिव क्लॉज। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस ना की जाए तो काफी टफ बन जाता है। रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसकी बिगिनिंग एक रिलेटिव प्रोनाउन से होती है। वो क्लॉज जिसकी बिगिनिंग एक रिलेटिव प्रोनाउन से होती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब हमारे पास 7 रिलेटिव प्रोनाउंस है, हमारे पास 7 रिलेटिव प्रोनाउंस है। हुज, whom, who, that, which, were, when. Who, whose, whom, that, which, where, when. ये हमारे पास 7 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एक एक करके सबके यूजेस समझते हैं। हु, हुज और whom, ये 3 प्रोनाउंस हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पेशली ह्यूमंस के लिए हम ये 3 यूज करते हैं, हु, हुज और whom। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आई गेस ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस लेक्चर की, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको कहीं पे लिख के रखो या रट्टा मारो क्या करो, लेकिन इसको कहीं पे लिख के रखो। हु के बाद एक वर्ब आती है हमेशा, यानी कि हु तो इंसानों के साथ यूज होगा, लेकिन हु के बाद हमेशा एक वर्ब आएगी। और रही हुज की बात, हुज के बाद एक नाउन आएगा, हुज के बाद एक नाउन आएगा और हुम के बाद एक प्रोनाउन आएगा। अब वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये सबको पता ही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी, और ये बेसिक सी बात है। यानी कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको अब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो देखेंगे अभी हम, लेकिन अगर आप कहीं पे अब हु, हुज और हुम, कई जगह इंसान है कोई, अब आप सोच रहे हो कि यार इन तीनों में से क्या यूज करें, ये याद रखना, वहां पे हु के बाद एक वर्ब आएगी, हुज के बाद एक नाउन और होम के बाद एक प्रोनाउन। दैट और विच, ये दो प्रोनाउंस हम नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ यूज करते हैं। दैट और विच ये हम नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ यूज करते हैं। वेयर का यूज हम प्लेस के साथ करते हैं और व्हेन का टाइम के साथ। वेयर का यूज हम प्लेस के साथ करते हैं और व्हेन का टाइम के साथ। आप सब सोच रहे होंगे यार कि ये एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दे रहा, आपने ये सोचा होगा कि यार ये एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, इसके कुछ रीजंस है। रीजंस नहीं, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे पहले, हम 2 रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, मतलब ये 2 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करने की मतलब क्या सोचना भी मत। रूल फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी, अगर सब्जेक्ट के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो हमें दूसरे क्लॉज से, देखो रिलेटिव क्लॉज में आपको 2 क्लॉज दिए गए होंगे, तो क्या होगा, अगर एक सब्जेक्ट के बारे में अगर एक ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, पहले हम फुल स्टॉप को ओमिट करेंगे। क्या करेंगे, फुल स्टॉप को ओमिट, और दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन से। आई नो कंफ्यूज हो गए, लेकिन समझते हैं एग्जाम्पल से। शी इज लिडिया, शी इज इनोसेंट। देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे शी इज लिडिया, यानी कि लिडिया जो है ये इंट्रोडक्शन है, वो इनोसेंट है यानी कि वो मासूम है, इसके बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ही फुल स्टॉप को ओमिट करेंगे, उसके बाद शी, देखो इंसान ही है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हु, हुज, हुम। अब इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, देखो शी जो है ना, शी के बाद क्या क्या है, इज क्या है, जरा मुझे कहो यार इज क्या है, इज वर्ब है, नाउन है या कुछ और है, ये बेसिकली एक वर्ब है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे शी के बदले हु का, यानी कि शी इज लिडिया हु इज इनोसेंट, शी इज लिडिया हु इज इनोसेंट। तो ये हमारा पहला मतलब कंसेप्ट हमने ये रखा, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे लेकिन ये कंसेप्ट आप लेके चलना। शी इज मायरा, शी इज प्रेटी। देखो मायरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है उसका। अब देखो उसके बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है कि वो प्रेटी है, वो खूबसूरत है। अब हम क्या करेंगे, हम शी को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, शी को रिप्लेस, पहले हम फुल स्टॉप को ओमिट करेंगे, उसके बाद शी को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। और यहाँ पे हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, यूज करेंगे, पहले ही इंसान है तो इंसानों के साथ हु, हुज और हुम यूज करेंगे। लेकिन हुज और हुम नहीं कर सकते क्योंकि शी के बाद यहाँ पे इज है जो कि एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का। शी इज मायरा हु इज इनोसेंट। टेंशन ना लो भी यार, और एग्जाम्पल्स पड़ी हुई है। आई नो अ लेडी शी इज अ डॉक्टर। कितनी इंफॉर्मेशन है, मतलब डेफिनेट सी बात है यार, एक ही इंफॉर्मेशन है, मैं एक लेडी को जानता हूँ वो एक डॉक्टर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले फुल स्टॉप को ओमिट करेंगे, फुल स्टॉप को ओमिट करके अब रहा वहां पे शी की जगह हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हु क्यों करेंगे यू, देखो वहां पे क्या है, शी इज, आई नो अ लेडी शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे भी इज आया, यानी कि इज क्या है, यहाँ पे इज एक वर्ब है, तो इसके बाद इसके बदले भी हम हु का इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना यार, यहाँ पे सिर्फ हम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ये वाली एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, इसको खुद ही अटेम्प्ट कर लो। आई सॉ अ मैन हिज डॉग वॉज लॉस्ट। मैंने एक आदमी देखा जिसका कुत्ता खो गया था। यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन है आदमी के बारे में, एक ही कि उसका कुत्ता खो गया था। हम क्या करेंगे, पहले हम ओमिट करेंगे फुल स्टॉप को, क्या करेंगे, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हम किस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, जरा मुझे कहो। हिज डॉग वॉज लॉस्ट। डॉग यहाँ पे वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है,
डॉग कुत्ता, ये नाम है, ये क्या है, ये नाम है बेसिकली, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है, यानी कि डॉग यानी कि कुत्ता। तो हम क्या इससे पहले इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे हुज का, किसका, हुज का, यानी कि आई सॉ अ मैन हुज डॉग वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट रहा होगा। आई सॉ अ मैन, यू नो दैट मैन, आई सॉ अ मैन, यू नो दैट मैन, पहले ही फुल स्टॉप को ओमिट करना होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू या मैन, खुद ही सोच लो, उर्दू में ट्रांसलेट कर लो। मैंने एक आदमी को देखा, आप उस आदमी को जानते हो, मैंने एक आदमी को देखा, आप उस आदमी को जानते हो, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे मैन है, यानी कि आदमी है, तो उसकी जगह हुम आएगा। कैसे आएगा खुद ही सोच लो, इसके बाद क्या रही है, आई सॉ मैन होम यू नो, ये कन्वर्ट होगा ऐसे। वेयर इज द चीज वॉज इन द फ्रिज। पहले कहो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे चीज की बात हो रही है, मतलब चीज, यहाँ पे एक नॉन ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो हम यूज करेंगे किसका, या तो दैट या विच। अब देखेंगे किसका यूज करेंगे यहाँ पे, वेयर इज द चीज, ये हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को ओमिट करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को ओमिट करेंगे, और नेक्स्ट क्लॉज में जो सब्जेक्ट होगा देखेंगे क्या है, चीज तो चीज, यानी कि ये एक नॉन ह्यूमन बीइंग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि मैंने अभी कहा, हम दैट और विच का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज द चीज दैट वॉज इन द फ्रिज, देखो मैंने इसको कैसे चेंज किया, वेयर इज द चीज दैट वॉज इन द फ्रिज। हम पहले हमने वेयर इज द चीज, ये हमने एज इट इज लाया, उसके बाद दैट का यूज किया नेक्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसके बाद वॉज इन द फ्रिज, दैट वो हमने वैसे ही लाया, यानी कि वो हमने एज इट इज नीचे लाया। अब इनको खुद अटेम्प्ट करो, घबराने की बात नहीं है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख लो। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, और ये रूल नंबर 2 काफी चकराता है हमारा सर, लेकिन जब हम कंसेप्ट को लेके चलेंगे ये इजी बन जाएगा। अगर हमारे पास अभी तक तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे। पहले ही जो पहले मैंने अभी भी कहा, यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज में हम 2 क्लॉजेस को पढ़ते हैं। जो पहला क्लॉज होगा क्या होगा, पहला क्लॉज होगा, मैंने क्या कहा पहले, 2 इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मतलब 2 क्लॉजेस में 2 इन्फॉर्मेशन होगी। जो पहला क्लॉज होगा उसका सब्जेक्ट आपको ऐसे ही रखना है, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप चेंज भी करते हो कुछ भी, लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी है किसके साथ, अगर आपको अब कुछ नया बनाना है, यानी कि अब हमें रिलेटिव क्लॉजेस बनाने हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, हम बिगिनिंग करेंगे किससे, हम बिगिनिंग करेंगे फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट से। ये याद रखना, हमेशा बिगिनिंग होती है फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट से। फिर क्या होगा, देखो 2 इन्फॉर्मेशन है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो बाद में आएगी, और जो कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको हम पहले लिखेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझते हैं। ही इज अ टीचर, ही इज स्टैंडिंग इन द क्राउड। यहां पे देखो, यहां पे 2 क्लॉजेस है, ही इज अ टीचर, पहली इंफॉर्मेशन कि वो एक टीचर है, वो क्राउड में खड़ा हुआ है। अब खुद ही मुझे कहो कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर का होना कि उसको क्राउड में होना। क्या हम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा ज्यादा मैटर करता है कि एक टीचर है कि या वो टीचर क्राउड में है, सिंपली टीचर का होना। तो टीचर का होना जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो बाद में आएगी। देखो हम स्टार्टिंग किसे करेंगे, ही से, क्योंकि ही पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है, ही। अब जो दूसरा क्लॉज था, मैंने एक बात मैं भूल गया था कहना, जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। वो पता ही है आपको, लेकिन मैंने सोचा फिर भी बता दूं। ही हु इज स्टैंडिंग इन द क्राउड इज माई टीचर, या इज अ टीचर। ही हु इज स्टैंडिंग इन द क्राउड इज अ टीचर। देखो क्या किया मैंने पहले ही, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने बाद में लाया, इज अ टीचर वो मैंने बाद में लाया। इज ही हु इज स्टैंडिंग इन द क्राउड, अब ये हु कहां से आया, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, इसने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया। देखो दूसरा क्लॉज क्या था, ही इज स्टैंडिंग इन द क्राउड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही को किसने रिप्लेस किया, एक रिलेटिव प्रोनाउन ने। किसको, किसने किया, एक रिलेटिव प्रोनाउन ने। और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, हु। पहले स्टार्टिंग किसी हुई, पहले स्टार्टिंग हुई फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट से, फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई। ही हु इज स्टैंडिंग इन द क्राउड इज अ टीचर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे अच्छी डेफिनेशन और इससे अच्छा मैं क्या समझा सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर डाउट होगा, मैंने 12 कहा कि आप लिख सकते हैं वो कमेंट्स में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज माई टीचर, शी वेयर्स अ ब्लैक साड़ी। क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, उस टीचर का होना कि उसका ब्लैक साड़ी पहनना। ऑब्वियस सी बात है, सिंपली शी इज माई टीचर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बाद में लाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, शी से ही, क्योंकि वो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है, शी। उसके बाद क्या आएगा, शी वेयर्स अ ब्लैक साड़ी। देखो शी वेयर्स अ ब्लैक साड़ी, ये कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी वेयर्स अ ब्लैक साड़ी। यहाँ पे शी जो है ये एक, ये मैंने क्या कहा, ये एक नेक्स्ट क्लॉज है। यहाँ पे ये लेस इंफॉर्मेशन है, ये लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो शी है ना, इसका सब्जेक्ट जो इस क्लॉज का सब्जेक्ट है वो शी है, ये रिप्लेस होगा किससे, ये होगा हु से।
जो कि यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम क्या लिखेंगे, शी हु वेयर्स अ ब्लैक साड़ी इज माई टीचर, इज माई टीचर। क्यों, देखो इज माई टीचर, फिर से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको हमने क्या लाया, इसको हमने लास्ट में लाया। और शी वेयर्स अ ब्लैक साड़ी, वो ब्लैक साड़ी पहन रही है, शी हु वेयर्स अ ब्लैक साड़ी इज माई टीचर, ये हो गया हमारे यहाँ पे चेंज। अब इन रूल्स को खुद भी अप्लाई करो, देखो इतना कुछ है ही नहीं, कितना इजी था, इतने कम टाइम में हमने इसको कवर किया। लेकिन अगर अब कोई डाउट है तो मैंने फिर से कहा, आप कमेंट्स में लिखो, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रही होंगी, इनको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, और वीडियो को पॉज करो, कोई भी डाउट होगा लिख लो, लेकिन इनको छोड़ो मत अभी के लिए। नरेशन इस मास्टर क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप इसको समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक सेकंड के लिए भी अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना, एक सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड तक के लिए आप अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना। देखो नरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे के वर्ड्स कहें, जब हम अपने मुंह से किसी दूसरे के वर्ड्स कहें तो उसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं, नरेशन। अब किसी के वर्ड्स को कहने के दो तरीके हैं, अब किसी के वर्ड्स को कहने के दो तरीके हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम एक सिंपल मैनर में दूसरे के वर्ड्स कहते हैं, एक सिंपल मैनर में हम जब दूसरे के वर्ड्स को कहें तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम किसी दूसरे के वर्ड्स को कहे कोट्स में, कोटेशन मार्क्स में जब किसी दूसरे के वर्ड्स को रखा जाए तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। कितना इजी है यार, मैंने कहा किसी के वर्ड्स को दर्शाने के लिए, कहने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, काजल सेड टू मी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, काजल सेड टू मी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। किसी के वर्ड्स को नरेट करने का तरीका है यहाँ पे। नरेशन मास्टर करने के लिए हमें पहले सीखना होगा कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाए, यानी कि नरेशन को सीखने के लिए पहले प्रोनाउंस को चेंज करना सीखना होगा। हमारे पास 3 पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये चेंज होते हैं एक रूल के हिसाब से, बहुत ही इजी रूल। आई विल थैंक माय टीचर अली सर, उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया है। सन एक रूल है सब, जिसमें एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। समझो इस बात को, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा। एग्जाम्पल, शी सेड आई। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ये है, सब्जेक्ट, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई चेंज होगा। इसमें क्या फिर अब चेंज आएगी, शी सेड शी, क्योंकि ये शी किस हिसाब से चेंज हुआ, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी उसका सब्जेक्ट। कितना इजी है यार, यानी कि आई, देखो आई पहले ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो ये चेंज होगा किससे, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, शी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सेड शी। सो बेसिकली मतलब बहुत ही इजी वे में हमने पहला प्रोनाउन समझ लिया है। नहीं समझा तो इसको रिवाइंड करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, नरेशन का एक भी पार्ट हमें स्किप नहीं करना। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी कि हमने पढ़ा ना, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जो हमने सन रूल पढ़ा, एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा। दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू देम यू, यहाँ पे यू क्या है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा किससे, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है देम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो वो चेंज होगा ही टोल्ड देम दैट दे, ही टोल्ड देम दैट दे। अब ये कैसे चेंज हो, वो खुद यूज करके, रूल्स को यूज करके समझ जाओ। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे। देखो अगर आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिखा तो कोई चेंज नहीं आएगी, लिटरली कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, ही सेड द सन, यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, थर्ड पर्सन, तो कोई चेंज नहीं आएगी, ही सेड दैट द सन। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस के बेसिस पे कैसे चेंज किया जाता है नरेशन को, कैसे चेंज की जाती है नरेशन। सेंटेंसेस में हम पहले असर्टिव सेंटेंसेस पे आएंगे, और आपको पता ही होगा असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कोई स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन डिक्लेयर की गई होगी, यानी कि एक्सप्रेस की गई होगी, आपको पता ही होगा। असर्टिव सेंटेंसेस में सेड जो है, अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस में सेड दिखा, सेड होगा कन्वर्ट सेड में ही, यानी कि लिटरली कोई चेंज नहीं आएगी, सेड में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस में सेड दिखा तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको सेड टू दिखा, सेड टू, तो वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, किसमें होगा, टोल्ड में कन्वर्ट होगा। और कॉमा अगर आपको दिखा तो वो कन्वर्ट होगा दैट में, किसमें, दैट में। सेड नो चेंज, सेड टू किसमें होगा, टोल्ड में, सेड टू विल कन्वर्ट इनटू टोल्ड। और मैंने क्या कहा, कॉमा विल कन्वर्ट इनटू दैट, कॉमा विल कन्वर्ट इनटू दैट। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी आई एम बिजी। पहले तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और इसमें सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, कॉमा होगा दैट में। लेकिन उसके बाद आते हैं,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब में आप सब्जेक्ट देखो क्या है, ही वहां पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो कैसे ही चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। अब मैंने वॉज क्यों लाया, देखो आपको इतना तो समझ आ गया होगा ही कैसे आया, वो अनचेंज्ड रहा। उसके बाद सेड टू किसमें हुआ, टोल्ड में, मी एज इट इज, उसके बाद कॉमा दैट में, आई किसके हिसाब से कन्वर्ट हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, वो हुआ कन्वर्ट ही में। लेकिन वॉज क्यों आया, देखो जब भी हम ऐसे चेंज करते हैं सेंटेंस को नरेशन में, और अगर कुछ प्रेजेंट टेंस में होएगा तो वो पास्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ लिखा होगा वो पास्ट में कन्वर्ट होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यू आर स्टूपिड, ही सेड टू मी यू आर स्टूपिड, ही सेड टू मी। देखो यहाँ पे ही एज इट इज आएगा, सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, मी एज इट इज नीचे आएगा, उसके बाद कॉमा दैट में। इसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, डेफिनेट सी बात है, यू यहाँ पे है, तो यू किस पे कन्वर्ट होगा, ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये कन्वर्ट होगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज स्टूपिड। अब ये कैसे हुआ, रूल्स को समझ के वीडियो को पॉज करो और आंसर को डिकोड करो। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक कमांड, रिक्वेस्ट या डिमांड, ये सारी चीजें एक्सप्रेस की गई होगी। आई डोंट नो अबाउट डिमांड, लेकिन जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर एक्सप्रेस किया गया होगा, वैसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव और पॉजिटिव इंपेरेटिव। बहुत इजी है, मतलब लिटरली आई थिंक उतनी ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। पॉजिटिव इंपेरेटिव में आपको एक पॉजिटिव फीलिंग्स ही आएगी और नेगेटिव में नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, लेकिन नेगेटिव में आपको नॉट दिखेगा। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको नॉट या नॉट ही दिखेगा। पहले सीखते हैं कि पॉजिटिव इंपेरेटिव का केस क्या है। सेड टू कन्वर्ट होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। देखो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की। सेड टू कन्वर्ट होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। कॉमा के बदले टू और फिर अपना सेंटेंस आएगा। इतना इजी है ये। सेड टू कन्वर्ट होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। कॉमा के बदले आएगा टू और फिर अपना सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी बी फेथफुल। पहले तो ये उर्दू में ट्रांसलेट करो। देखो मैंने अभी कहा ना, सेड टू कन्वर्ट होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में, लेकिन अब ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा यूज करना होगा। ये तो कंटेक्स्ट के हिसाब से होगा कि आपको कौन सा इन तीनों में यूज करना होगा। हम इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे। ही सेड टू मी बी फेथफुल, पहले इसको उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उसने मुझे कहा कि वफादार रहो, यानी कि उसने एक एडवाइस दी है, उसने एक सलाह दी है, उसने एक मशवरा दिया है कि आप वफादार रहो। ही सेम रहेगा, कोई चीज नहीं। सेड टू कन्वर्ट होगा एडवाइज्ड में। क्यों? क्योंकि उसने क्या दी थी, सलाह दी थी। ही एडवाइज्ड मी, कॉमा के बदले क्या आएगा, टू। ही एडवाइज्ड मी टू, फिर बी फेथफुल। ही एडवाइज्ड मी टू बी फेथफुल। इतना इजी, इट्स मच इजी, इट इज दिस मच इजी। अब आते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव पे, और जो भी एग्जांपल आपको पॉजिटिव इंपेरेटिव पे दिखेगी सॉल्व कर लो, इतना इजी है ये। अब आते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव पे। देखो कोई खास डिफरेंस नहीं है, जैसे कि मैंने अभी कहा, सेड टू कन्वर्ट होगा किसमें, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। इतना इजी। फिर से सेड टू कन्वर्ट होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में, अभी तक सेम है। कॉमा के बदले नॉट, फिर टू आएगा। वहां पे क्या था, कॉमा के बदले सीधे ही टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमा के बाद पहले नॉट आएगा, फिर टू आएगा और फिर अपना सेंटेंस आएगा। आई नो एग्जाम्पल से हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। माई फादर सेड टू मी, पहले ही इस पार्ट को समझते हैं। माई फादर एज इट्स आएगा, उसके बाद सेड टू कन्वर्ट होगा किसमें, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं फिर हम एक सेंटेंस से समझेंगे। माई फादर सेड टू मी डू नॉट हेट अदर्स। माई फादर सेड टू मी डू नॉट हेट अदर्स। यहाँ पे हम पहले इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पापा ने मुझे कहा कि दूसरों से नफरत ना करे, तो उन्होंने भी एक क्या दी है, सलाह दी है। माई फादर एडवाइज्ड मी, इसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर आएगा टू, नॉट टू हेट अदर्स। ओके, सीधे दिख रहा है कि एडवाइस यहाँ पे दी है फादर ने, तो इसीलिए हमने ये रखा। अब ये वाला खुद करो। देखो इतना इजी है ये कि मतलब क्या, इसको फिजूल में बाकियों ने टफ बना के रखा है, ये इतना इजी है। यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स आ रही है, इनको सॉल्व करो और आगे चलते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं दो ऐसे रूल्स कहूंगा, आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक खुद भी सुने थे, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। देखो क्या, अगर आपको मेन वर्ब के साथ कभी
नॉट नहीं आएगा। ये पहली बात आप याद रखो कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। अब ये मेन वर्ब क्या होता है मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अपने मॉडल्स वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया ये। मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा, मतलब मेन वर्ब के साथ नहीं आएगा कभी भी नॉट। और सबसे अहम रूल, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में डू प्लस V1 या डस प्लस V1 दिखा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाएगा V2। किसमें? V2 में। आई नो कंफ्यूज हो गए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दिखा डू प्लस V1, अभी V1 क्या होता है डेफिनेट सी बात है पता ही होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको डू प्लस V1 या डस प्लस V1 ऊपर लिखा होगा किसमें? डायरेक्ट स्पीच में, और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे वो किसमें कन्वर्ट होगा? V2 में। किसमें? V2 में। अब एक और रूल क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच में डिड प्लस V1 होगा, अगर डिड प्लस V1 होगा तो वो हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होगा। आई नो ये आपको समझ नहीं आया होगा उतना एग्जांपल्स के बिना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख के रखी है, आप इनको खुद ही समझ लो, क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ाया। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। पहले तो समझना होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। सिंपली जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की गई होगी उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सेड टू कन्वर्ट होगा एक्सक्लेमेड इन प्लस जॉय, सॉरो, सरप्राइज। देखो समझो, सेड टू के बदले आएगा एक्सक्लेमेड इन, लेकिन एक्सक्लेमेड इन के बाद आएगा जॉय, सॉरो या सरप्राइज। अब कौन सा यूज करना है? जॉय। अगर खुशी होगी सेंटेंस में, अगर खुशी होगी सेंटेंस में तो जॉय आएगा, अगर हैरानगी तो सरप्राइज, अगर गम तो सॉरो। अब सिचुएशन के हिसाब से ही डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से। कॉमा होगा दैट में चेंज, कॉमा होगा दैट में चेंज। अगर व्हाट होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? दे। किसमें? दे के बाद आएगा वर। क्या? वर प्लस वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर नाउन। अब ये तो मैं नहीं सिखा सकता कि एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है, पिक करना, क्योंकि वो मैंने सिखा दिया है पहले ही कि एडजेक्टिव और नाउन क्या होता है, तो वो खुद ही पिक कर लेना सेंटेंस में। अभी एग्जांपल से देखते हैं। लेकिन अगर व्हाट नहीं, व्हाट अगर होगा, व्हाट तो वो किसमें चेंज होगा? ही, शी, इट प्लस वॉज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आई नो अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर से समझते हैं। अगर व्हाट होगा सेंटेंस में, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर सेड या सेड टू होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? एक्सक्लेमेड इन प्लस जॉय, सॉरो और सरप्राइज। फिर कॉमा होगा दैट में। फिर अगर व्हाट था तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? दे प्लस वर प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दे प्लस वर प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन अगर व्हाट था तो क्या किसमें वो चेंज होगा? ही, शी, इट, तीनों में से एक आएगा सिचुएशन के हिसाब से। ही, शी, इट प्लस वॉर प्लस प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हमारा सीन है। अब एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई है समझने के लिए। He said to me what lovely children, पहले हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। उसने मुझे कहा कि कितने प्यारे बच्चे थे यहाँ पे, मतलब ऐसे हम कहेंगे। यहाँ पे एक खुशी की फीलिंग यहाँ पे जाहिर की गई हुई है, और यहाँ पे नाउन है चिल्ड्रन और लवली है एडजेक्टिव, ये आपको पता ही होगा। ही कन्वर्ट होगा, मतलब ये अनचेंज्ड रहेगा। उसके बाद सेड टू कन्वर्ट होगा किसमें? एक्सक्लेम्ड इन जॉय में। क्यों होगा जॉय में? वो मैंने अभी कह दिया। कॉमा के बदले दैट आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा। और फिर व्हाट होगा? दे वर वेरी लवली चिल्ड्रन। देखो रूल के हिसाब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ड के बदले क्या आता था? दे वर वेरी, फिर आता था एडजेक्टिव, फिर आता था नाउन। एडजेक्टिव यहाँ पे लवली, फिर आता है चिल्ड्रन। यानी कि अब यहाँ पे खुद वीडियो को पॉज करो और समझो कि मैंने कैसे रूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ही एक्सक्लेमेड इन जॉय दैट दे वर वेरी लवली चिल्ड्रन। द स्ट्रेंजर सेड व्हाट अ लवली वाटरफॉल। यहाँ पे भी एक जॉय की फीलिंग दिख रही है, यहाँ पे भी एक जॉय की फीलिंग दिख रही है। द स्ट्रेंजर, ये अनचेंज्ड आएगा। सेड किस में कन्वर्ट होगा? एक्सक्लेम्ड इन जॉय। द स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड इन जॉय। व्हाट है यहाँ पे, व्हाट ये किस में कन्वर्ट होगा? इट। क्यों इट में? क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल यहाँ पे नाउन है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। तो फिर क्या आएगा? द स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड इन जॉय दैट इट वॉज अ वेरी लवली वाटरफॉल। अब इससे ज्यादा अच्छे से क्या समझ सकते हैं? अब रूल्स को मैंने कैसे अप्लाई किया वो खुद समझ लो, मेरा काम था यहाँ पे आपको अच्छे से कवर करना है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। देखो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ सवाल, जिनमें एक सवाल दर्ज किया गया होता है, यानी कि जिनमें एक सवाल पूछा जाता है। इसके भी दो टाइप्स है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होती है जिनकी स्टार्टिंग एक ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही समझा दिया है ऑलरेडी। देखो वीडियो में समझा दिया है ये ऑलरेडी मैंने। जिसकी स्टार्टिंग एक ऑक्सिलरी वर्ब से हो उसे हम कहेंगे पोलर क्वेश्चन। और नॉन पोलर क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग किससे होती है? व्हाट, व्हेन, वर, वेयर, हाउ, इन सबसे इसकी बिगिनिंग होती है। पोलर क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाए यही समझते हैं पहले। सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में। कॉमा चेंज होगा इफ या वेदर में।
इफ या वेदर में। वेदर आपको कब लाना है? अगर सेंटेंस में आपको, अगर पोलर क्वेश्चन में आपको क्या दिखा, पोलर क्वेश्चन में अगर आपको और नजर आया, क्या और नजर आया, तो आप वेदर यूज करोगे। क्या? वेदर। आई नो कंफ्यूज हो गए, लेकिन आगे समझते हैं। अगर आपको पोलर क्वेश्चन में और नजर आया तो हम क्या यूज करेंगे? वेदर। और बाकी कंडीशंस में हम इफ का यूज करेंगे। और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और फिर मेन वर्ब आएगा। हम किससे समझेंगे बेहतर? एग्जाम्पल से। किससे? एग्जाम्पल से। माई ब्रदर सेड टू मी विल शी प्ले। क्या आपको यहाँ पे वेदर दिख रहा है? और सॉरी, और दिख रहा है? अगर और नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम बेसिकली हम यहाँ पे वेदर का यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे। देखो करते हैं चेंज। माई ब्रदर एज इट्स आएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या आएगा? सेड कन्वर्ट होगा आस्क्ड में। माई ब्रदर आस्क्ड मी एज इट्स आएगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी, कॉमा की जगह इफ आएगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ। फिर सब्जेक्ट जो कि शी है, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ शी। फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो कि वुड है, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ शी वुड। फिर मेन वर्ब जो कि प्ले है, माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ शी वुड प्ले। तो आ गया, हो गया समझ। तो आते हैं अब नॉन पोलर क्वेश्चंस पे। किन पे? नॉन पोलर क्वेश्चंस पे। देखो नॉन पोलर क्वेश्चंस क्या होता है, मैंने अभी बता दिया, जो WH क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। यहाँ पे सेड टू किस में अगेन चेंज होगा? आस्क्ड में। किस में? आस्क्ड में। कॉमा की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। फिर आएगा WH वर्ड। क्या? WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होता है? या होगा वर्ड वहां पे, या वर होगा, या होगा वहां पे हाउ, ये सब होंगे। अब फिर आएगा क्या? WH वर्ड। फिर WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर वर्ब। एग्जांपल से देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाई आर यू सैड। देखो ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या ये पोलर है या नॉन पोलर? ये नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इसकी बिगनिंग WH वर्ड से होती है, व्हाई। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ही एज इट्स आएगा, फिर सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, फिर कॉमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा, फिर WH वर्ड यानी कि वाई आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि आई आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और फिर मेन वर्ब सैड। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सैड। आई होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे अच्छा हम समझ भी नहीं सकते। और नरेशन ऐसा कुछ था भी नहीं लिटरली, जितना हमने इसको इजी वे में पढ़ा। इसी सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो कमेंट्स में लिखो। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेकिन अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। अब लास्ट में आते हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे, पंक्चुएशन। वर्ड पंक्चुएशन ग्रीक वर्ड पंक्टम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है डॉट या पॉइंट। पंक्चुएशन मार्क्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो किसी पैराग्राफ या किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं। यानी कि पंक्चुएशन क्या होता है? ये बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जो ग्रामेटिकली एक सेंटेंस को करेक्ट बनाते हैं। हम कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियड या फुल स्टॉप से। इसका काम होता है, यानी पीरियड या फुल स्टॉप, इसका काम होता है एक सेंटेंस की एंडिंग को शो करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ताबिन, ये तब तक कंप्लीट नहीं होता, ये तब तक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता ये सेंटेंस, जब तक मैं लास्ट में फुल स्टॉप ना वहां पे लगाऊं। क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पे क्या दिखाता है कि सेंटेंस एंड हो चुका है। यानी कि काम क्या है इस पीरियड या फुल स्टॉप का? एक सेंटेंस की एंडिंग को शो करना। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में, बहुत सारे आइटम्स, फॉर एग्जांपल ही इज बाइंग सम क्लोथ्स, वॉचेस, बैट्स एंड बुक्स। इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए हमें इन आइटम्स को सेपरेट करना होगा, और हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। सो बेसिकली कॉमा का यूज होता है सेंटेंस में कुछ चीजों को सेपरेट करना, कुछ चीजों को सेपरेट करना। कॉमा का यूज होता है एक सेंटेंस में कुछ चीजों को या आइटम्स को सेपरेट करना। तीसरा पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। देखो ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि क्वेश्चन मार्क का यूज क्या होता है। सिंपली एक क्वेश्चन के एंड पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन के एंड पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, हाउ इज ताबिन डूइंग राइट नाउ, एटसेट्रा। इन पे हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका यूज होता है जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करें, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। एक रिलेटेबल एग्जांपल यहाँ पे पड़ी हुई है। साक में है, तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, साक। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। फिफ्थ पंक्चुएशन मार्क है कोलॉन। जब आपको कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी होती है तब हम कोलॉन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस। सिक्स्थ है एपोस्ट्रोफी। देखो इसे हम रेज्ड कॉमा भी कहते हैं। क्या? रेज्ड कॉमा। इसका यूज होता है बिलोंगिंगनेस या पॉजेसिवनेस शो करने में। अब ये बिलोंगिंगनेस क्या है? देखो फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी एग्जांपल से समझाता हूं। दिस इज बाबर बैट।
कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, लाइक यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बना। बाबर का बैट है ये, तो हम इसको कैसे कहेंगे? दिस इज बाबर्स बैट, दिस इज बाबर्स बैट। देखो आपको वैसे भी समझ आ गया होगा दिस इज बाबर बैट यानी कि बाबर का बैट है, लेकिन इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए हमने एपोस्ट्रोफिक एस लगाया बाबर के नाम के साथ। बाबर के साथ हमने एपोस्ट्रोफिक एस लगाया, जिसने क्या दिखाया कि यहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस है, उसने दिखाया कि ये चीज बाबर की है। सेवंथ है कोटेशन मार्क। देखो इसका यूज हम करते हैं, नरेशन में भी हमने अभी पढ़ा, इसका यूज हम करते हैं जब हमें किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को शो करना होगा। किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को जब लिखना होगा तो हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरा एक कोट है, अब अगर आपको ये किसी को कहना होगा, किसी को क्या कहना होगा कि ताबिन रियाज ने ऐसा कोट कहा, तो आप कैसे कहोगे? ताबिन रियाज सेड अ ट्रू विनर डजंट नीड अलार्म्स टू वेक अप। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे वही आपने भी कहे, तो मेरे वर्ड्स को आप कोटेशन मार्क्स में रखोगे। सिंपली स्पीकर के वर्ड्स को, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। अब बात है एट्थ पे। एट्थ है पैरेंथेसिस। इसका यूज हम करते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी, जब हमें कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी तब हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मक्खनसी है, जिमी एंडरसन द लीडिंग फास्ट बॉलर विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंगर जनरेशन। देखो यहाँ पे जिमी एंडरसन कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंगर जनरेशन यानी कि यंगर बॉलर्स, ये मेन इंफॉर्मेशन है, ये मेन इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट कह दिया, द लीडिंग फास्ट बॉलर विकेट टेकर, द लीडिंग फास्ट बॉलिंग विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, यानी कि मैंने अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पैरेंथेसिस का, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हम देंगे तब हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। नाइन्थ है डैश। जब एक सेंटेंस में पॉज आएगा, जब एक सेंटेंस में पॉज सा आएगा तब हम क्या यूज करेंगे? डैश। देखो फॉर एग्जांपल ही इज कोहली द चैंपियन ऑफ एमसीजी, ये कोहली है, पॉज आया ना, तो हम क्या करेंगे उसके बाद हम डैश लगाएंगे। कुछ भी हो सकता है, ये है कोहली एमसीजी का चैंपियन, यानी कि ये था हमारा नाइन्थ पंक्चुएशन। अब आता है लास्ट पंक्चुएशन पे, वो है सेमीकोलन। जब हमें दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार लास्ट में ये मतलब सारा मजा खराब कर रहा है, ये 9 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए, अब ये 9th पार्ट 10th पार्ट में ही थोड़ा सा इशू क्रिएट करा रहा है। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझो, ये एक सेंटेंस होता है, मतलब हाँ टेक्निकली ये एक सेंटेंस की तरह ही होता है, सेंटेंस ही होता है, ये एक सेंटेंस होता है। यानी कि दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम क्या करता है? एक सेमीकोलन। देखो मैंने बता दिया इसका काम, लेकिन आप इसको फील ही नहीं कर पाओगे एक एग्जांपल के बिना। समझते हैं इसको एक अच्छी एग्जांपल से। बाबर आजम स्कोर्ड अ सेंचुरी, बाबर आजम स्कोर्ड अ सेंचुरी, मतलब आपको ये समझ आ गया कि बाबर ने एक सेंचुरी स्कोर कर दी। हाउएवर हिज टीम लॉस्ट द मैच, लेकिन उसकी टीम मैच हार गई। देखो वो भी एक अलग सेंटेंस है, ये भी एक अलग सेंटेंस है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन है ना? मतलब बाबर ने सेंचुरी तो की लेकिन उसकी टीम हार गई, एक रिलेशन है। अगर ऐसा होता बाबर आजम स्कोर्ड अ सेंचुरी, देयर हैज बीन अ वॉर इन कनाडा, मतलब गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या लगता है आपको कोई रिलेशन है यहाँ पे बाबर की सेंचुरी करना और कहीं पे वॉर होना? नहीं। लेकिन जब दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे उनको जोड़ने का काम करता है एक सेमीकोलन। इससे अच्छी एग्जांपल और मतलब क्या कर सकता हूँ मैं? चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मास्टर क्लास इसी के साथ एंड होता है। अब रहे टेंसेस। देखो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद या मैं एक वीडियो ही पोस्ट कर लूंगा या फिर मैं यूट्यूब लाइव पे आ जाऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं यूट्यूब लाइव पे, तो आई रिकमेंड कि उस पर सभी मिलते हैं और अच्छे से डाउट्स भी उसमें कैटर कर लूंगा मैं। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो या फिर ये सारे जो मेरे हैंडल्स है इन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं सारे मतलब अच्छे से बात कर लूंगा, आप कोई इसको टेंशन नहीं लेना। सिंपली कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट चाहे वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आप रीच आउट कर लेना। अब रही नोट्स की बात, लेकिन मुझे पहले कहो कि ये क्या है और इसकी कॉस्ट आई गेस 50 रुपीज के आसपास ये आ जाएगा। लेकिन ये क्या है पता नहीं, ये हमारी मार्कशीट है, हमारी मार्कशीट। तो खुद ही कहो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 50 रुपए की चीज है या मार्कशीट? डेफिनेटली मार्कशीट यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो। देखो अब ये मार्कशीट डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, हमने कैसे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। अब कंसेप्ट हम कैसे कवर करेंगे, टाइम भी बहुत कम है और एक इजी मैनर में पढ़ने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम नोट्स पढ़ेंगे। अब अगर तुम्हारे पास अच्छे से नोट्स है तो काम क्या करो, उन्हीं से पढ़ो। लेकिन अगर आपको अब वेल रेडी फिनिश्ड मतलब अच्छे से नोट चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश में, यानी कि वहां पे इंग्लिश में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी, यानी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो, तो उसके लिए आपको पे करना होगा ओनली 25 रुपीज। दैट जस्ट मतलब क्या लोअर देन एन एड ऑन, उससे भी कम है। तो आप खुद ही अब कर लो वो डिसाइड कि आपको क्या करना है, वेदर यू हैव टू इम्प्रूव योर सो कॉल्ड समथिंग, यू हैव टू फ्लेक्स विद सम थिंग्स,
या आपको अपनी मार्क्स शीट के बिना पे आपको फ्लेक्स करना है, तो आप वो खुद ही डिसाइड कर लो। आप उसके लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गई, लिंक होगी वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो एंड आई विल सेंड यू फॉर दिस 25 रुपीज। तो ये था हमारा क्लास, ये था हमारा मास्टर क्लास। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। देखो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला, तो अगर आप कंफर्टेबल हो यहाँ पे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और उन्हें शेयर कीजिए ये वीडियो, जो बेचारे अभी ग्रामर के लिए तरस रहे हैं कि यार ग्रामर अच्छे से पढ़े। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।